बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इवैल्यूएशन और टेक्निक्स पे लेक्चर नंबर 13, ये फर्स्ट पार्ट है उसका। व्हाट वी विल स्टडी टुडे इन टुडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू इवैल्यूएशन, डेफिनेशंस उसकी देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स, नीड्स, गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन डिज़ाइन पे फिर हम जाएंगे। उसके अंदर हम कॉग्निटिव वॉक थ्रू, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन और रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन को आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इवैल्यूएशन? अगर हम इसका सवाल का जवाब ढूंढना चाहें तो डिक्शनरी की अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो ई प्लस वैल्यूअर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश द वर्थ और वैल्यू ऑफ, कि हम किसी भी चीज़ की उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कदर है, उसको हम स्टैब्लिश करते हैं, उसको हम डिसाइड करते हैं। सो इवैल्यूएशन का मतलब ये है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेरिट, वर्थ और सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की उसका मेरिट देखना है, उसकी कदर देखनी है कि वो कितनी कदर कीमत का है, फिर उसका अंदाज़ा लगाना है कि उसने क्या चेंज लाया है, क्या सिग्निफिकेंस है उसके अंदर। सो ये इवैल्यूएशन होती है। अब हमें अगर प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करनी हो तो हम क्या करें? इट इज़ द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम्स टू मेक जजमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, इम्प्रूव प्रोग्राम इफेक्टिवनेस and or inform decisions about future program development। So इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिस्टमैटिकली तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रोग्राम में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन की, उस प्रोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखना, फिर उस प्रोग्राम का आउटकम देखना कि क्या उसमें से आ रहा है, और फिर ओवरऑल फील क्या हो रही है, जजमेंट क्या हो रही है आपको प्रोग्राम देख के, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको देखना है कि वो कैसा हो रहा है। फिर इन इवैल्यूएशन से क्या करना है कि ये देखना है कि हमने एक्चुअली उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, कि वो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाए, अच्छी तरह से उसका मकसद पूरा हो जाए, उसको इम्प्रूव करना होता है, उसको ठीक करना होता है। और इसी तरह से हम आइंदा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट करेंगे उनको भी सोचेंगे कि अब इस इवैल्यूएशन की बेस पे हमें उसको ठीक करना चाहिए। Program evaluation does not occur in a vacuum and is influenced by real world constraints। अब ये कोई हवा में नहीं कर रहे होते इवैल्यूएशन। ये नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम दे दिया, उसको बस सोच के बंदा जो है वो बैठ के देखेगा और इवैल्यूएट कर देगा और बताएगा कि ठीक है या नहीं है। ये सिनेरियोज़ के लिहाज से, रियल वर्ल्ड की जो इन्वायरमेंट होती है, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उनके लिहाज से इसने करना होता है और उसी तरीके से इसको लेके चलना होता है। Evaluation should be practical and feasible and must be conducted within the confines of resources, time and political context। So अब जो evaluation है वो एक तो practical होनी चाहिए, फिर ऐसी चीज़ की evaluation करें जिसको करने का फ़ायदा भी हो, वो उसकी feasibility होनी चाहिए। फिर उसको जो हमने इवैल्यूएशन करनी है, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास एलोकेटेड टाइम है, जो हमारे पास मनी है, और जो भी हमारा सिनेरियो है, ऑफिस का सिनेरियो है, या अगर हम गवर्नमेंट की बेस पे जा रहे हैं तो जो गवर्नमेंटल सिनेरियोज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके पर्सपेक्टिव में करने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको यूं भी कहें कि एक चीज़ बहुत अच्छा, अगर कोई प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट में बहुत अच्छा चल रहा हो, हम उसको एज इट इज़ पाकिस्तान के लिए इवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे, हमें उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लाके उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होगी। मोरओवर, इवैल्यूएशन शुड सर्व अ यूजफुल पर्पस, बी कंडक्टेड इन एन एथिकल मैनर एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट फाइंडिंग्स। अब उसको जो है, इवैल्यूएशन को जो है मकसद के लिए होना है। हमने यहाँ पे जो हमारे यहाँ नॉर्मल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, स्पेसिफिकली मीडिया का जो सिनेरियो चल रहा है, जिसमें हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, जस्ट हम उसमें जो है जो भी
उसमें लूप होल्स होते हैं, जो भी उसमें बुराइयां होती हैं उनको सामने लाते हैं। तनकीद बराए तामीर नहीं होता, हम जस्ट क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हमारी कभी भी इनकरेजिंग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता कि ये क्रिटिसाइज किया फिर उसका ऑल्टरनेट बताया कि ये इसको इस तरीके से कर लें, या क्रिटिसाइज किया टू इम्प्रूव योर सिस्टम। फिर इसको एथिकल मैनर में भी होना चाहिए कि हम एथिक्स का ख्याल रखेंगे प्रोग्राम की किसी भी इवेल्युएशन के लिए। और फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इवेल्युएट करते हुए एज एक्यूरेट एज पॉसिबल अपनी फाइंडिंग्स दें। अब उसमें हमें जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। Evaluation findings should be used to make decision about programs, implementation and to improve program effectiveness। अब जो evaluation की findings होनी चाहिए, जो हमें उस evaluation करने के बाद जो report देनी होती है, जो कुछ बताना होता है, उसमें जो है हमें ये भी देखना होता है कि हम उसमें ये भी रिपोर्ट करें कि इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये जो सिनेरियो आया है, ये जो सिस्टम आया है, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, और न सिर्फ यूज़ किया जाएगा बल्कि इफ़ेक्टिव यूज़ किया जाएगा, यानी मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा। ये नॉट ओनली ये प्रोग्राम, हम कंप्यूटर प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई भी अगर एजुकेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट ला रही है, अगर हेल्थ का प्रोग्राम ला रही है, जो भी प्रोग्राम ला रही है उसको देखने की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ जो है, ये जो कोट किया है हमने जहाँ से लिया है, ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने 2001 में रिपोर्ट किया था। वी नीड इवेल्युएशन। Why we need evaluation? In order to assess our designs and test our system to ensure that they actually behave as we expect and meet user requirement। हमें इसलिए करने की ज़रूरत है कि हमें अपने डिज़ाइन को की असेसमेंट करनी है, उसको चेक करना है, उसको टेस्ट करना है कि एक तो जो कुछ हम इस सिस्टम से करना चाह रहे थे वो करे और यूज़र की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ले। ये जो रोल है, ये इवेल्युएशन का रोल है। इट इज़ नॉट अ सिंगल फेज प्रोसेस, और ये कोई सिंगल फेज प्रोसेस नहीं है कि आपने बस एक दफ़ा इवेल्युएशन कर ली और ख़त्म। नहीं, आपको ये फेज़ बाय फेज़ री इवेल्युएट भी करें, एक ही चीज़ को दो तीन दफ़ा भी देखें कि हो सकता है आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, कहीं कोई चीज़ मिस कर दी है। सो इट्स नॉट अ सिंगल फेज़, राइट। सो इट्स अ फेज़ वाइज प्रोसेस। व्हेन टू इवेल्युएट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइडियली इवेल्यूएशन शुड अकर थ्रू आउट द डिज़ाइन लाइफ साइकिल। अब जब आइडियलिस्टिक स्टाइल में देखें तो थ्रू आउट डिज़ाइन लाइफ साइकिल में इवेल्यूएशन होनी चाहिए, विद द रिजल्ट्स ऑफ इवेल्यूएशन फाइंडिंग बैक इनटू मॉडिफिकेशन टू द डिज़ाइन। और उस रिजल्ट की इवेल्यूएशन की जो रिजल्ट्स आएंगे, उनकी जो फाइंडिंग्स होगी, उसमें हम डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करें। लेकिन क्लियरली इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि ये जो अगर हम थ्रू आउट लाइफ साइकिल में डिज़ाइन के अगर हम इवेल्युएशन करेंगे, सो ये ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये बड़ा एक्सटेंसिव हो जाएगा, और इसमें हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, उसकी फ़ौरन टेस्टिंग शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे गड़बड़ हो रही है तो फिर उसको ठीक करेंगे, तो वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। लेकिन हमें जो डिज़ाइन के लाइफ साइकिल के दौरान जो है एनालिटिकल अप्रोच और इनफॉर्मल टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ करते रहना चाहिए, ताकि हमें फिर भी डिज़ाइन फेज़ में ही अपने आप को जितना ठीक कर सकें उसको करने की ज़रूरत है। किसी भी डिज़ाइन के लिए ये ज़रूरी है सोचना कि ये डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, ठीक भी है, ज़रूरत है इसकी या नहीं है, ये एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा। सो ये थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच हो जाती है, और इनफॉर्मल सा तरीका होता है डिज़ाइन फेज़ में, डिज़ाइन साइकिल के अंदर इवेल्युएशन का, नॉट द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट। इट इज़ मच ईजियर टू चेंज अ डिज़ाइन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देन इन द लेटर स्टेजेस। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है कि सिस्टम में अगर हम डिज़ाइन
को इवेल्युएट पहले लेवल पे ही करते रहें और चेंजेस लाते रहें तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम डिज़ाइन को मैच्योर करते चले जाएंगे और डिज़ाइन के किसी लेवल पे पहुंचेंगे और फिर अगर हम उसको इवेल्युएशन करेंगे तो यस इट विल बिकम डिफ़िकल्ट, और उसको फिर चेंजेस लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब जो इवेल्युएशन की मेन थीम है वो ये है, वी हैव टू इवेल्युएट द सिस्टम फॉर इट्स करेक्टनेस। हमें सिस्टम को उसकी करेक्टनेस के लिए इवेल्युएट करना है कि ये सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है, इफेक्टिव है और अपना पर्पस सर्व कर रहा है। गोल्स ऑफ इवेल्युएशन क्या हैं? असेस एक्सटेंट ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिस्टम की कितनी फंक्शनैलिटी इस डिज़ाइन में पूरी हो चुकी हैं, इस सिस्टम में पूरी हो चुकी हैं। जो काम हमें दिया गया था वो उसने सारी फंक्शनैलिटी हमने उसके अंदर डाल दी हैं या नहीं डाली हैं, और वो जो फंक्शनैलिटी डाल दी हैं वो क्या ठीक चल रही हैं, उस प्रॉपर मैनर में चल रही हैं कि नहीं जिसमें चाहिए, हम अपनी रिक्वायरमेंट यूज़र की पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ये हम एक्सटेंट ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी है जिसको हम असेस करते हैं। फिर असेस इफेक्ट ऑफ इंटरफेस ऑन यूज़र। सो इफेक्ट जो यूज़र पे आ रहा है इस इंटरफेस का वो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे एटीएम मशीन्स आ गई हैं, एटीएम मशीन्स में शुरू में बटन साइड में दिए हुए थे और अभी भी बहुत सारी जो पुराने टाइप की मशीन्स हैं उनमें बटन साइड पे दिए हुए हैं। वो बटन्स को इस्तेमाल होने के बाद अब ये हुआ है कि जो नई एटीएम मशीन्स आ रही हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें फिर टच सिस्टम आ गया और स्क्रीन पे टच कर लें। अब वो जो बटन सिस्टम थे वो क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल थे, एक तरह से हमने लर्निंग लोगों की कराई कि उन्होंने यूँ करके बटन दबाने, प्रेस करने और फिर होगा। फिर जब उनको आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई, जब उसको यूज़ को उन्होंने मैच्योर हो गए, फिर जब हम जब हमारा नया डिज़ाइन आया तो वो बटन भी मौजूद था और टच सिस्टम भी आ गया, और उस टच सिस्टम से ये हुआ कि दोनों को एट पैरेलल चलाया गया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ कन्वर्ट हो जाए। वो जब कन्वर्जन हो गई तो अब जो नई मशीन्स आ रही हैं वो बिल्कुल जो लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं उसमें सिर्फ टच सिस्टम है, साइड में बटन्स दिए हुए नहीं है, कम है थोड़े से। वो जो कीबोर्ड के साथ अगर दिए हुए होते हैं वो ऑप्शन में कैंसिल और एंटर वगैरह है, अदरवाइज जो स्क्रीन के साथ जो बटन्स थे वो अब नई एटीएम मशीन्स में कम हो गए। सो ये इफ़ेक्टिव हो गया यूज़र के लिए। पहले उसको उसके ट्रेडिशनल तरीके से, फिर दोनों को पैरेलल चलाया और फिर चेंज ले आए। सो ये चेंज ग्रेजुअल था, एकदम नहीं चेंज आया। सो बाज़ दफ़ा आपको सिस्टम में ये भी करना होता है, बाज़ दफ़ा ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली भी करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, आपको अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। फिर अगर लेट सपोज कि हम ये बटन सिस्टम से के बजाय डायरेक्ट टच सिस्टम लाते तो फिर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जो यूजर्स फार फ्लंग एरिया में हैं या जिन्होंने कभी टच नहीं की हुई चीज़ों को, स्क्रीन्स को। अब होता क्या है कि हम ट्रेडिशनली हमारी लर्निंग ये है कि टीवी स्क्रीन को टच नहीं करना, स्क्रैच पड़ जाएगा, हाथ नहीं लगाना। तो उसके बाद फिर उसको हाथ लगा के चेंज करना, दिस इज समथिंग रियली माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा लोगों को। सो उन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करना होता है। इसी तरह हम डिज़ाइन के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। इंटरफेस के पे अगर प्रॉब्लम आ रही है कि डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है, फंक्शनैलिटी को नहीं समझा, सो हमें उस प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके इवैल्यूएशन में बताना होता है। इवैल्यूएशन थ्रू एक्सपर्ट एनालिसिस। जो इवैल्यूएशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है किसी भी एक्सपर्ट को दे देते हैं सिस्टम और उससे एनालिसिस करा देते हैं। In particular, the first evaluation of a system should ideally be performed before any implementation work has started. अब जो आइडियल सिचुएशन है कि आप किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने पे यूज़र को देने से पहले ही उसकी इवेल्युएशन करा लें। If the design itself can be evaluated, expensive mistake can be avoided since the design can be altered prior to any major resource commitment. अब अगर एटीएम मशीन को ये एग्जांपल को लेके चलें, अगर एटीएम मशीन में ही पहले लेवल पे ही अगर कोई डिज़ाइन की प्रॉब्लम है, कैश सही नहीं निकल रहा, काउंट नहीं हो रहा, तो वो अगर
एक्सटेंसिवली यूज़ कर लिया, पूरे पाकिस्तान में फैला दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके डिज़ाइन। और ये वर्ल्ड वाइड अब यूज़ हो रहा है, तो उसको वर्ल्ड में भेजने से पहले, जिसमें पैसे भी इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली उसका एक्सपर्ट एनालिसिस करवाया गया है पहले, उसको उसमें जो भी मिस्टेक्स थी उनको रिमूव किया गया है इनिशियल लेवल पे, और फिर जब एक दफ़ा सिस्टम ने ये क्लियर हो गया कि सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन, तब वो सिस्टम भेजा गया। सो इवैल्यूएशन थ्रू एक्सपर्ट एनालिसिस कराने की बहुत सारे सिस्टम्स में बहुत सख्त ज़रूरत होती है। टिपिकली द लेटर in the design process that an error is discovered, the more costly it is to put right, and therefore the less likely it is to be rectified. अब होता क्या है टिपिकली कि अगर वो डिज़ाइन प्रोसेस की कोई एरर बहुत लेट डिस्कवर होती है, तो उस वक्त जब वो डिस्कवर हो जाती है, पता चलता है कि ओहो इसमें तो ये फॉल्ट था, तो फिर उसको ठीक करना उतना ही कॉस्टली पड़ जाता है। और फिर इसी वजह से, क्योंकि ये इतना कॉस्टली होता है, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होती है, ये लेस लाइकली होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको ठीक किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि मित्सुबिशी की जो पजेरो आई, और जापान में ख़ास तौर पे ये हुआ कि वो पजेरो एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी टनल में ख़ास तौर पर सुरंग के अंदर जब उसको वो ब्रेक मारते थे, तो वो ब्रेक में स्किड कर रही थी और टकरा रही थी और फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे थे। उसके बाद जब उसकी उन्होंने एक पहली दफ़ा में छोड़ और कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, दूसरे एक्सीडेंट पे भी थोड़ा सा चौंके, तीसरा चौथा जब एक्सीडेंट हुआ तो देन दे वर वरिड, और फिर उन्होंने जब ब्रेक्स और उन सिस्टम को अपने चेक किया तो उनको पता चला कि देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इट। फिर उन्हें पूरी जितनी भी उस मॉडल की, उस ईयर की, उस मॉडल की जो पजेरोस थी, वो सारी जापान में उनको वापस मंगानी पड़ी और नया सिस्टम बना के रेक्टिफाई करके गाड़ियाँ जो हैं वापस मालिकों को देनी पड़ी। इमेजिन करें कि कितना टाइम, कितनी कॉस्ट, फिर लाइफ भी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो जितना देर से डिज़ाइन में पता चलता है फॉल्ट है, उतनी कॉस्टली हो जाती है, और पाकिस्तान में तो ये रेक्टिफाई भी नहीं होती, वो जापान था वहाँ पे वो रेक्टिफाई होगी। It can be expensive to carry out user testing at regular intervals during the design process. अब हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम हर लेवल पे जो है वो टेस्टिंग करते रहें या एक ख़ास टाइम के बाद टेस्ट करते चले जाएं। And it can be difficult to get an accurate assessment of the experience of interaction from incomplete designs and prototypes. दूसरी ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम डिज़ाइन के हर लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली असेसमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि आप या तो प्रोटोटाइप पे कर रहे होंगे या भी इनकम्प्लीट डिज़ाइन है आप उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी नॉट एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। So the basic intention of evaluation is to identify any areas that are likely to cause difficulties because they violate known cognitive principles or ignore accepted empirical results. अब क्या हुआ कि जो इवेल्यूएशन में हमें का जो बेसिक काम है, जो बेसिक मकसद है, वो क्या है, उसमें इंटेंशन हमारी ये है कि हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो कि डिफ़िकल्टी को, जो मुश्किल डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं कि कोई जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है, जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीक़े कार हैं, जो स्टाइल हैं, उससे ये हटकर हैं। नॉर्मल कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको, या जो आपके दिमाग की सोच का जो अंदाज़ है वो आपको एक ख़ास तरीके से काम कराता है। अगर वो उस ख़ास तरीके से हटकर आप अगर कोई चीज़ करवाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें प्रॉब्लम कॉज करेगा। और जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ कि यूजुअली हम नाक इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन अगर कोई नाक हाथ घुमा के पकड़वाने की कोशिश करे या कान को यूं के बजाय घुमा के पकड़ने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली ये हमारा स्टाइल नहीं है, इसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। हर बंदे का हाथ में उतनी लचक नहीं होती कि वो घुमा सके। सो ये कॉग्निटिव प्रिंसिपल है। इसी तरह कुछ चीज़ों को देखने का स्टाइल
आपके दिमाग में होता है, आपका काम करने का एक ख़ास स्टाइल होता है। सो वो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो कि मेजर प्रिंसिपल हैं, इधर कल्चरल इश्यूज़ नहीं आ रहे, कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली दिमाग में तकरीबन हर इंसान के बराबर होते हैं। सो वो भी अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपको ट्रेडिशनली पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास रिजल्ट्स आए जा रहे हैं कि यार जब भी ये प्रोसेस चलता है तो इसमें गड़बड़ होती है। पे निकलते हुए किसी भी एम्प्लॉय की एक ख़ास ग्रेड में पे जो है वो गलत निकल रही है, इसका मतलब है वहाँ कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ डाली गई हैं वो गड़बड़ हैं, या जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो गड़बड़ हैं। तो ये आपके पास एक डाटा जो है रेगुलर बेसिस पे जब आ रहा होता है, एम्पिरिकल रिजल्ट्स जमा हो रहे होते हैं, उसको इग्नोर अगर आप कर दें कि नहीं अच्छा चलने दो, तब भी इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होती है। सो आपको ट्रेडिशनली भी पता है कि ये गड़बड़ होने के चांसेस हैं, उनको ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। इवैल्यूएटिंग डिज़ाइंस में हम जब जाएंगे तो हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं उनको आज हम देखेंगे। कौन कौन से डिज़ाइंस हैं? कॉग्निटिव वॉक थ्रू है, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन है, मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन है और रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन है। कॉग्निटिव वॉक थ्रू क्या चीज़ है कि ये प्रपोज किया था पॉल्सन एट ऑल, का मतलब ये होता है कि पॉल्सन के अलावा भी और बहुत सारे लोग थे। 2 से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो यूजुअली हम ये तरीका होता है रेफरेंसिंग का, पॉल्सन एट ऑल। सो ये उन्होंने क्या कहा था? इवैल्यूएट डिज़ाइन ऑन हाउ वेल इट सपोर्ट्स यूज़र इन लर्निंग टास्क। आपको सबसे पहले डिज़ाइन को इस तरीके से इवैल्यूएट करना होता है कि ये यूज़र को किस तरह से सपोर्ट कर रहा होता है किसी भी चीज़ की या कोई भी टास्क जो कर रहे हैं उसको लर्न कराने की। अब यूजुअली आप अगर देखें तो हमारी लर्निंग ये हुई है कि ग्रीन जो है वो ओके है, रेड जो है वो वार्निंग है या कैंसल है। अब ये आपका कॉग्निशन में चला गया कि ग्रीन फॉर गुड, रेड फॉर कॉशन और वार्निंग और रॉन्ग। सो ये अब इतनी कॉग्निटिव लर्निंग हो चुकी है कि अगर किसी ने रेड को ओके कर दिया और ग्रीन को रॉन्ग करने की कोशिश की कलर स्कीम में, तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर के अगेंस्ट चला जाएगा। अब ये क्योंकि लर्निंग हो चुकी है तो इस लर्निंग को आपने करना ही करना है। अगर ये कलर्स रखेंगे तो हर एक को वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी खुद ब खुद लर्निंग हो जाएगी कि हाँ यार ग्रीन, अगर मुझे ओके करना है तो ग्रीन दबाना है और कैंसिल करना है तो हमने रेड या ऑरेंज या कोई सा भी चीखता हुआ कलर यूज़ करना है। अब ये जो कॉग्निटिव वॉक थ्रू होती है जब कर रहे होते हैं तो ये देख रहे होते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो आराम से लर्न कर लेगा सिस्टम में, कैसे हम इसने जो बनाया हुआ है वो खुद से लर्निंग करा रहा है या उसको मैनुअल पढ़ के याद करना है कि मैंने यूं करना है। सो ये लर्निंग टास्क को हम देख रहे हैं। ये जो कॉग्निटिव वॉक थ्रू होता है ये यूजली परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ा होता है एक्सपर्ट्स ने, ये उसको परफॉर्म करके चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके बड़े स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाता है कि ये ईजी नहीं होगा इसको अडॉप्ट करना किसी भी यूज़र के लिए। एक्सपर्ट वॉक थ्रू डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो एक्सपर्ट जो है वो उस डिज़ाइन के अंदर से वॉक थ्रू करेंगे और देखेंगे कि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक तो वो जो है उसको उनके लिए वो आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये इसमें जो है ये कॉग्निटिव वॉक थ्रू को पास नहीं कर रहा, इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें जो है एक्सपर्ट जो हैं वो फॉर्म्स यूज़ करते हैं यूजुअली टू गाइड एनालिसिस, ताकि वो एनालिसिस को गाइड कर सकें और कोई भी देख सकता है कि भाई ये इन्होंने इस प्रिंसिपल के तहत इनको चेक किया है और यहाँ पे जो है सिस्टम जो है वो फेल हो गया है।
For each task, walkthrough considers what impact will interaction have on user. सबसे पहला सवाल जो किसी भी टास्क के लिए जब वॉक थ्रू कर रहे होते हैं एक्सपर्ट, तो वो क्या है, इस इंटरेक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा यूज़र के ऊपर, क्या वो ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। फिर से अगर हम एटीएम की मिसाल दें तो डायरेक्ट टच सिस्टम होगा तो एक्सपर्ट बड़े आराम से बता देगा कि यार उसको सारी ज़िंदगी ये बताया है कि स्क्रीन को टच नहीं करना, आप उसको डायरेक्ट क्यों स्क्रीन को टच कर रहे हैं, साइड में बटन्स दें। सो वो वहाँ पे पता चल जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट चेंज नहीं आएगा। फिर व्हाट कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड, उसको चीज़ विजुअलाइज हो रही है, देख पा रहा है उसको सही से, अगर देख सकता है तो वो देख रहा है। जो लोग जिनकी बिनाई कमज़ोर है या जो देख नहीं पाते या जिनको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है, कोई आँखों की बीमारी है, लाक है किसी भी वजह से, या बिनाई उनकी बिल्कुल नहीं है शुरू से, तो उनके लिए जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बटन्स में ब्रेल भी बना होता है, वो दाने दाने से उभरे हुए होते हैं, कि वो दाने दाने उभरे हुए होने चाहिए ताकि वो उस दाने से पढ़ के और अपना काम कर सकें। सो ये सारे एस्पेक्ट हैं। फिर कौन से कलर्स अच्छे हैं, कौन से बेहतर हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेसेस में आ जाते हैं। कितनी चीज़ों को, कितनी टास्क को वो याद कर सकता है, या टास्क को कितना सिंपल होना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। मेन्यू अगर आप बना रहे हैं तो मेन्यू में आप ये बताएंगे कि भाई जो एक जैसे काम है वो एक जगह होने चाहिए, डिफरेंट काम एक मेन्यू में नहीं होने चाहिए। तो उस तरीके से वो प्रोसेसेस सारे जो हैं देखते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस कौन से ठीक हैं और ये यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर व्हाट लर्निंग प्रॉब्लम्स में आकर, अब अगर उसको सारी चीज़ें मैनुअल से देख के या याद करनी है, उसको मेमोराइज करनी है कि इस एक्शन के बाद ये एक्शन करना है, उस एक्शन के बाद ये करना है, तो वो उसके लिए लर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगी और वो सिस्टम को यूज़ नहीं करेगा और थोड़ी देर बाद सिस्टम को बिल्कुल छोड़ सकता है। सो ये वाली ऑप्शंस जो हैं इनको कंसिडर करना होता है। फिर एनालिसिस फोकसेस ऑन गोल्स एंड नॉलेज। एनालिसिस जो है वो फोकस करता है गोल्स हमारे क्या थे और उसके मुताबिक जो है क्या नॉलेज, उन गोल्स की नॉलेज इसमें डाली गई है, उनको सही तरीके से उसी तरीके से रखा गया है कि नहीं। डज द डिज़ाइन लीड द यूज़र टू जनरेट द करेक्ट गोल्स, और वो डिज़ाइन खुद ब खुद उस यूज़र में उतनी नॉलेज आ गई है कि वो खुद ब खुद डिज़ाइन जो है वो उसको गोल की तरफ लेके जाए। ऐसा ना हो कि उसको याद रखना पड़े कि मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, फिर ये वाला बटन दबाऊंगा, फिर ये वाला बटन दबाऊंगा तो मेरा टास्क होगा। खुद ब खुद, जैसे आजकल अगर आप वेब पे कुछ काम कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्होंने छोटी छोटी एंट्रीज़ कराते हैं, थोड़ी सी एंट्रीज़ करा दी, पहले आपके नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ये, और फिर वो कहते हैं नेक्स्ट, प्रेस नेक्स्ट। अब ये खुद ब खुद लीड कर रहा है आपको नेक्स्ट पेज के लिए कि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जमा हो गई, अब नेक्स्ट डाटा आएगा। सो ये अच्छा डिज़ाइन है कॉग्निशन के लिहाज से कि डिज़ाइन खुद लीड कर रहा है टुवर्ड्स करेक्ट गोल्स। अब कॉग्निटिव वॉक थ्रू किस तरह से होते हैं? टू डू वॉक थ्रू 4 थिंग्स आर नीडेड। अगर किसी भी वॉक थ्रू के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं कॉग्निटिव वॉक थ्रू के लिए। स्पेसिफिकेशन और प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले हमें उस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है और उसका प्रोटोटाइप चाहिए होता है। इट डजेंट हैव टू बी कंप्लीट, उसको कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बात भी की है कि हम बीच में रेगुलर इंटरवल में या किसी एक फेज़ के कंप्लीट होने के बाद उसको कर रहे हैं, बजाय इसके कंप्लीट फुल्ली कंप्लीट होने के बाद उसको करें। बट इट शुड बी फेयरली डिटेल, लेकिन जो कुछ भी हो वो डिटेल्ड में होना चाहिए, उस मुकाम तक उसकी डिटेल उसमें होनी चाहिए। Details such as location and wording for a menu can make a big difference। अब मैंने जैसे बात की थी कि मेन्यू में जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो, और फिर वो मेन्यू किस जगह पे है, लोकेशन उसकी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो प्रॉपर नहीं होता तो वो भी डिफरेंस ले आता है।
अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क द यूज़र इज़ टू परफॉर्म ऑन द सिस्टम। हमें ये चाहिए होता है कि यूज़र ने जब इस सिस्टम को यूज़ करना है तो उसने कौन कौन सी टास्क यूज़ करनी है, वो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए। दिस शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव टास्क दैट मोस्ट यूज़र विल वांट टू डू। और ये एक ऐसी टास्क की बात हो रही है जो ज़्यादातर यूज़र उसको करेंगे, वो टास्क नहीं जो स्पेशल यूज़र्स के लिए होती है, जैसे एडिटिंग है, डिलीटिंग है, वो तो एक ख़ास किस्म के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो आम यूज़र भी कर रहा होता है, तो उस टास्क की बात हो रही है। A complete written list of the actions needed to complete the task with the proposed system। फिर हमारे पास वो पूरी complete list होनी चाहिए कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको कौन कौन से एक्शंस करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं इस हमारे बनाए हुए सिस्टम में, ताकि वो जब इवेल्युएटर आए तो वो ये देख सके कि वो सारे स्टेप्स को वो जब पूरा करेगा तो वो होगा कि नहीं होगा, तो वो उसके लिए वॉक थ्रू करना आसान हो जाएगा। एन इंडिकेशन ऑफ हु द यूज़र आर एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज द इवेल्युएटर कैन अज्यूम अबाउट देम। फिर ये यूज़र के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि इसके यूज़र्स कौन होंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनकी नॉलेज है। सो यूज़र के पर्सपेक्टिव से जब इवेल्युएटर ख़ुद को अपने आप को यूज़र के शूज़ में डाल के उसको इवेल्युएट करेगा, तभी भी उसको कुछ समझ में आएगा कि हाँ जी क्या काम हो रहा है। अब जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको हम शहरों में क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ATM मशीन्स थी कि पहले शहरों में इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि वहाँ पे ये समझ लिया गया कि ये जो मशीन्स हैं ये इनिशियली कम से कम पढ़ा लिखा शहरी बंदा जो है वो करेगा, और दूसरे ये कि उसके लिए बैंक अपने वाले बैंक में जाना, अगर वो अपने ऑफिस में है तो उसके लिए या घर पे और ऑफिस वाले बैंक पे जाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको जहाँ करीब में अवेलेबल कर देंगे तो उसके लिए ये आसानी हो जाएगी, तो ही विल बी यूजिंग इट। सो इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यूज़र के बारे में जानना। The evaluators try to answer the following 4 questions for each step in the action sequence। अब evaluator क्या करता है कि वो ये जो questions हैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मिल रहा है या नहीं है मिल रहा। Is the effect of action the same as the user's goal at that point? वो जब भी कोई एक्शन करेगा वो ये देखेगा कि इस एक्शन का जो इफेक्ट आया है वो वही है जो यूजर ने सोचा हुआ है। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। विल यूजर सी दैट द एक्शन इज अवेलेबल? यूजर को ये नजर आ रहा है कि एक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। कोई चीज उसको अनडू करनी है या रीडू करनी है तो उसके पास वो बटन है कि वो पीछे जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम है। इनिशियली अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं कि इनिशियली यूनिक्स सिस्टम जब आए थे और कमांड बेस थे, तो यूनिक्स सिस्टम में कमांड बेस पे अगर आप टाइप कर रहे हैं और आपने कमांड में गलती कर दी तो जो शुरू के सिस्टम आए थे वो बैक स्पेस से अगर आप पीछे चले जाएं तो वो उड़ाता हुआ आता था। एरो की से आप पीछे जाके बीच के किसी जो आपने जहाँ पे गलती की है वहां पे नहीं ठीक कर सकते थे। बैक स्पेस से जाके जहां गलती की है, जहां पे आप पहुंच चुके हैं वहां से पीछे जाएंगे और फिर पीछे जाके उस सारा इरेज करता हुआ और फिर आगे पूरा उस वर्ड को भी ठीक करेंगे, उस कैरेक्टर को भी ठीक करेंगे और आगे भी टाइप करेंगे। सो बाकी एरो कीज का एक्शन अवेलेबल ही नहीं था। सो ये भी देखना होता है यूजर को। वंस यूजर है फाउंड द करेक्ट एक्शन विल दे नो इट इज द वन दे नीड। अब अगर यूजर को करेक्ट एक्शन मिल भी गया है कि ये काम वो है, उसको पता भी है कि ये वही है जो वो करना चाह रहे हैं। अगर हम वर्ड में देखें तो एक यूं फॉरवर्ड जाने का होता है, उसको रीडू करने का, एक अंडू करने का होता है। तो आप अंडू कर दें किसी चीज को तो क्या आप उसको ये बटन का पता है कि ये जो मैंने अंडू किया है ये ज्यादा हो गया तो इसको रीडू करके थोड़ा थोड़ा करके अंडू करूं। सो ये चीजें उसको पता होना जरूरी हैं। विल दे नो इट इज द वन दे नीड? तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये वाला उनको चाहिए कि ये वाला चाहिए। सो ये उनको पता होना चाहिए। आफ्टर द एक्शन इज टेकन विल यूजर अंडरस्टैंड द फीडबैक दे गेट? अब अगर आपने अंडू कर दिया है और आपने जो कुछ टाइप किया था वो गायब हो गया है तो आपको समझ आ रही है कि ये अंडू ने क्या किया है। ये जो आपको फीडबैक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले मिला है क्या वो ही है
क्या उससे भी समझ में आ रही है कि यार मैंने जो चीजें टाइप की थी वो उड़ गई हैं। सो ये भी एक एस्पेक्ट होता है जो इवेल्युएटर्स को देखना होता है। इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन द सेम एज द यूजर्स गोल एट दैट पॉइंट? अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें, ईच यूजर एक्शन विल हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट विद इन द सिस्टम। इज दिस इफेक्ट द सेम एज व्हाट द यूजर इज ट्राइंग टू अचीव एट दिस पॉइंट? ये हमने डिस्कस किया कि क्या वो चीज मिल रही है उसको जो उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज टू सेव डॉक्यूमेंट, इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट व्हाट द यूजर वांट्स टू डू? अब क्या वो वाकई सेव करना चाह रहा है? सो उसको ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये सेव बटन जो है कैसे कर रहा है, सेव कर रहा है। तो वहां पे जब हम देते हैं कि वो सेव में यूं करके चला जाता है, या वर्ड में अगर आप टाइप कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और आपने सेव का बटन दबा दिया, तो वो जो डिस्क फ्लॉपी डिस्क का वो आइकॉन बना हुआ है वो गायब हो जाता है, दोबारा सेव नहीं हो रहा था। सो इस तरह का इफेक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो हमें ये भी देखना होता है। अब उसको अगर देखना है कि ये अवेलेबल है नहीं है, तो विल यूजर सी द बटन और मेन्यू आइटम फॉर एग्जांपल दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्शन? दिस इज नॉट आस्किंग वेदर दे विल रिकॉग्नाइज दैट बटन is the one they want. This is merely asking whether it is visible to them at their time when they will need to use it. So जैसे हमने सेव की बात की, तो सेव में वो फ्लॉपी डिस्क का वर्ड में दिया हुआ होता है। अब ये नहीं, उनको हमने यहाँ पे ये नहीं चेक कर रहे कि ये अवेलेबल, उसको उनको समझ आ रही कि ये सेव का आइकॉन है, बल्कि हम ये चेक कर रहे हैं कि वो सेव का आइकॉन मौजूद है कि नहीं है, और उनको समझ आ रहा है कि ये आइकॉन है। सो उस चीज को, और फिर जब हम उसको जैसे इसको दूसरे तरीके से ये समझे कि फाइल आपने ट्रैश कैन में डाल दी है, बिन में डाल दी है, ट्रैश बिन में डाल दी है, तो अब वहां फाइल फूल जाती है। उसके फूलने से उसको ये पता चल जाता है, दो एक्शंस का उसको पता चलना चाहिए, और पता चलता है कि या तो वो उसको पूरा एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है, या उसको वापस रीडू कर सकता है और वो फाइल को ला सकता है। सो ये देखना होता है कि ये उसको है कि नहीं है, बटन उसको समझ आ रहा है कि ये रियली वो ये बटन है जिसको वो यूज कर सकते हैं। वंस यूजर हैव फाउंड द करेक्ट एक्शन विल दे नो इट इज द वन दे नीड? सो अगर यूजर को पता चल गया इट इज वन थिंग फॉर अ बटन और मेन्यू आइटम टू बी visible, but will the user recognize that this is the one he is looking for to complete his task? It is about whether its meaning and effect of action is clear. So जैसे अभी हमने बात की कि अब वो अगर क्लिक करेगा जाके तो जो ट्रैश बिन में, तो ट्रैश बिन खुल जाएगी और ऊपर वो मेन्यू में आ जाता है कि एम्प्टी द बिन, उसको अवेलेबल उसको वापस सेव कर दें या एम्प्टी कर दें। सो अगर उसको एम्प्टी करना है तो उसको क्लियर हो जाएगा कि अब जब क्लिक करेगा तो ये मैं इसको चाहूं तो रीडू कर सकता हूं या मैं इसको एम्प्टी कर सकता हूं, तो मीनिंग उसकी बड़ी क्लियर होती है। तो ये इस तरह की चीजें भी उसमें चेक करने की जरूरत होती है वॉक थ्रू में। अब अगर लेट सपोज if you know now assume that the user did manage to achieve the correct action, will he know that he has done so? अब अगर उसने एम्प्टी करना चाह रहा था और उसने एम्प्टी कर दिया तो क्या होगा कि ट्रैश बिन खाली हो जाएगी, जो फाइल आ रहा होगा, और जब वो उसको क्लोज करेगा तो वो जो ट्रैश बिन फूली हुई थी उसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि वो उसको खाली ट्रैश बिन का आइकॉन आ जाएगा। ये इनफ फीडबैक दे रहा है कि उसको समझ आ गई कि उसने कर दिया, अब गलती से किया है तो गया, फाइल उड़ गई कंप्लीटली, बट ये एक इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरह के इफेक्ट को चेक करने की जरूरत है कि इनफ फीडबैक मिल रहा है कि उसको क्या उससे हो गया है, ये पता करना जरूरी है। इसी तरह गलती से अगर डिलीट हो जाती है तो वो ट्रैश बिन में जब आ जाती है तो उसको ये इफेक्ट मिल जाता है कि यार ये मैं डिलीट कर दिया है, सोचो कि ये डिलीट करना है या नहीं करना। इसी तरह जब मेन्यू सिस्टम में आते हैं तो देखें डिलीट के बाद वो आपसे रिकन्फर्म करता है कि क्या वाकई यू वांट टू, फिर वो आपको मैसेज देता है कि दिस विल बी परमानेंटली डिलीटेड अगर आप एम्प्टी कर रहे हैं ट्रैश बिन को। सो ये वो सारी चीजें हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं। It is vital to
to document the cognitive walkthrough to keep a record of what is good and what needs improvement in the design. अब ये जब हमने सारा वॉक थ्रू कर रहे हैं तो अब इसको हमें डॉक्यूमेंट करने की सख्त जरूरत है। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि क्या चीजें तो ठीक हैं और क्या चीजें जहां पे इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमारे पास रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट जब कोई और प्रोग्राम बना रहे हो तो वो चीजें हमारे भी जहन में हो, हमारे पास रिकॉर्ड में भी हो। हर चीज जहन में नहीं रहती, तो वो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट में रखना जरूरी हो जाता है। It is therefore a good idea to produce some standard evaluation forms for the walkthrough. इसलिए जो वॉक थ्रू पे कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होने चाहिए जिनका आपके पास रिजल्ट हो और वो आपके पास सेफ हो, और वो फिर आप मैनेज कर रहे हों कि ये वॉक थ्रू के फॉर्म्स हैं, इनके अंदर सारी फीडबैक मौजूद है, सो वो आपके हमेशा फिर काम आएगा। अब ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के आपने किया है या किसी और ने किया है, उनको अगर आप ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं, रिजल्ट्स आपके पास हैं, सो आप उस पे अपने स्टेप्स बना रहे हैं कि भाई ये स्टेप चलेगा, इसको हमने लेके चलना है। सो ये प्रपोज किया था नील्सन एंड मॉलिच ने। इसमें यूजिबिलिटी क्राइटेरिया आर आइडेंटिफाइड, उसमें क्राइटेरिया बता दिए थे कि 1 2 3 4 जैसे पीछे भी बताए हैं। ह्यूरिस्टिक में भी तो बड़े क्लियरली बताए जाते हैं कि ये क्राइटेरिया होंगे। डिजाइन एग्जामिन्ड बाय एक्सपर्ट टू सी इफ दीज आर वायलेटेड। फिर एक्सपर्ट जो हैं वो आके डिजाइन को देखते हैं कि ये जो हमने क्राइटेरियाज रखे थे क्या कि ये क्राइटेरिया वायलेट तो नहीं हुए, अगर वायलेट हुए हैं तो प्रॉब्लम होंगी। अब एग्जाम्पल क्या है ह्यूरिस्टिक्स की? सिस्टम बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, सिस्टम बिहेवियर इज कंसिस्टेंट, फीडबैक इज प्रोवाइडेड। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है सिस्टम बिहेवियर, नेक्स्ट एक्शन आपको खुद ब खुद आ रहा है या नहीं आ रहा, कंसिस्टेंट है कि नहीं है कि वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ आ रही है हर दफ़ा, फिर जो चीज़ आपने कर ली उसका फीडबैक भी मिल रहा है, आपको कोई मैकेनिज्म रखा हुआ है जिससे आपको समझ आ रही है कि ये जो है इसी तरह से होगा। अब कॉग्निटिव में तो हमने नॉर्मल उसका मूवमेंट और वो सारी चीज़ें देखी। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में डिज़ाइन के अंदर जो बग्स होते हैं उनको डीबग करने की ज़रूरत हो जाती है, और वो करवा देता है कि अब ये डिज़ाइन में ये क्राइटेरियाज रखे गए थे, ये वाला क्राइटेरिया नहीं रखा गया, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सो इस तरीके से हम उसको डीबग कर सकते हैं। Heuristic is a guideline or general principle or rule of thumb that can guide a design decision or be used to critique a decision that has already been made. अब heuristic क्या है? गाइडलाइन है, ये रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब क्या चीज़ है कि ये रूल ऑफ थंब ये है कि जब ये उंगलियां आपकी इस तरह से मुड़ेंगी तो थंब ने इस डायरेक्शन में जाना है, अगर ये उंगलियां यूं करके मुड़ेंगी तो थंब ने ऊपर जाना है, अगर ये उंगलियां, या अब इस वाले हाथ पे आ जाएं, ये उंगलियां यूं मुड़ रही हैं तो थंब ने अब आपके राइट साइड को करना है, इसी तरह जब ये उंगलियां यूं मुड़ रही हैं तो थंब ने डाउन साइड करनी है। सो ये जो मूवमेंट्स हैं राइट लेफ्ट, और ये आपके रूल ऑफ थंब बता रहे हैं कि उंगलियां यूं मुड़ रही हैं तो इधर जाना है, इस तरफ है इस तरह से है तो ये ऊपर जाएगा, यूं है तो इधर जाएगा, और सिमिलरली अगर यूं है तो नीचे जाएगा। सो ऑल एस्पेक्ट जो हैं वो आपको रूल ऑफ थंब होते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक, ये हमें रूल से पता है कि ये ऐसे होता है। इट इज अ मेथड फॉर स्ट्रक्चरिंग द क्रिटिक ऑफ अ सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ रिलेटिवली सिंपल एंड जनरल ह्यूरिस्टिक। सो अब हम क्या कर रहे हैं, या एक क्रिटिक क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर कर रहा है नॉर्मल जितना भी मेथड है उसको रिलेटिवली सिंपल और जनरल ह्यूरिस्टिक पे, यानी जो सिंपल हैं रूल ऑफ थंब जैसे बड़ा सिंपल है वो इन तमाम चीज़ों को कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है और फिर उनके मुताबिक चेक कर रहा है। एक और ह्यूरिस्टिक की मिसाल दूंगा, अगर कभी चेक कीजिएगा घर में कि किसी लड़के ने अगर माचिस जलानी हो तो वो कैसे जलाता है, और घर की खातून को वही माचिस दें जलाने के लिए तो देखें वो कैसे चलाएगी। आपको एग्जांपल दे दूं कि जो बंदे होते हैं वो हमेशा आग को बाहर की तरफ, माचिस को यूं पकड़ते हैं और तीली को ऐसे करते हैं, जो ख़वातीन होती हैं वो माचिस को ऐसे पकड़ती हैं और तीली को अंदर की तरफ करती हैं। अब ये जो बाहर की तरफ करना होता है ये यूजुअली सेव होता है, ये जो अंदर की तरफ करना होता है ये
बहुत डेंजरस है कि अगर वो फॉस्फोरस निकल के आपके कपड़ों पे आ गया तो आग लगेगा। ये ह्यूरिस्टिक है मेरी, चेक कीजिएगा इसको। सो इस तरह की बहुत सारे रूल्स होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं जिनको लेके चलना होता है। Heuristic evaluation can be performed on a design specification, so it is useful for evaluating early design. So इसी तरह की जो डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं, तो हम उसमें अपने ह्यूरिस्टिक सेट कर देते हैं। डिवीजन बाय ज़ीरो को चेक करना है, इन्फिनिट लूप्स को चेक करना है, इस तरह की चीज़ों को पता होता है कि ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन प्रोटोटाइप्स, स्टोरी बोर्ड्स एंड फुली फंक्शनिंग सिस्टम। अब ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं ये प्रोटोटाइप्स पे भी यूज हो जाती हैं, इवन स्टोरी बोर्ड्स में जो आपने डिजाइन लेके चल रहे हैं। आपको पता है द थिंग दैट स्टार्ट बैड विल एंड बैड। सो अगर स्टार्ट ही किसी चीज़ का गलत हो रहा है तो वो आगे जाके भी गलत करता रहेगा। सो वहीं पे उसको चेक करने की ज़रूरत हो जाती है। और अगर फुल फंक्शनिंग सिस्टम भी बन चुका है तो उस वक्त भी उसको चेक किया जा सकता है। इट इज़ ऑफन considered a discount usability technique because it is a cheap approach। अब ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी चीप अप्रोच होती है कि आपने ह्यूरिस्टिक की बेस्ड पे अपने सारे काम कर लिया, आपने अपने वेल डिफाइंड रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं जिनको आपने देखा और उनके तहत देख लिया, तो ये थोड़ा सा डिस्काउंट यूजेबिलिटी टेक्निक हो जाती है कि ये चक्कर चला के ना ज़रा सस्ते में काम चला रहे हैं अपना। The general idea behind heuristic evaluation is that several evaluators independently critique a system to come up with potential usability problems। So इसका जनरल आइडिया ये है कि अब ये एक क्रिटिक नहीं चलेगा, बहुत सारे इवेल्युएटर्स जो है ना इंडिपेंडेंटली उसको चेक करते चले जाएंगे और फिर जब उनको एक फर्ज करने के कॉमन प्रॉब्लम सब ने आइडेंटिफाई कर दी तो वो तो आपको पोटेंशियल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी एक ने आइडेंटिफाई की, हो सकता है उसने यूज़ ही गलत किया हुआ हो, तो उस पर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने मेजॉरिटी ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर वहाँ पे है प्रॉब्लम, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर बी सेवरल ऑफ दीज इवेल्युएटर्स एंड दैट द इवेल्यूएशन बी डन इंडिपेंडेंटली। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे इवेल्युएटर होंगे और हर कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन कर रहा होगा, पैरेलल भी कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई अपने अपनी चीज़ों पे कर रहा होगा, एक ही सिस्टम पे या एक ही टर्मिनल पे आके हर कोई चेक नहीं करेगा। निल्सन एक्सपीरियंस क्या कहता था, इंडिकेट्स दैट बिटवीन 3 and 5 इवेल्युएटर इज सफिशिएंट। निल्सन ने ये निल्सन ने तमाम टेस्ट मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद उसकी ह्यूरिस्टिक उसकी जो ये थी ये उसने ये कहा कि 3 से 5 इवेल्युएटर किसी भी सिस्टम को करने के लिए ठीक है और वो जो है यूजुअली 75% जो है यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर देते हैं अगर उनके अंदर हो। सो 100% आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको 75% यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स 3 या 5 इवेल्युएटर से मिल जाता है। इवेल्युएटर स्केल्स उसको दिए जाते हैं, ईच इवेल्युएटर प्रिपेयर्स द रिजल्ट बेस्ड अपॉन अ रेटिंग स्केल। अब वो अपने रेटिंग स्केल बना लेता है, 0 से लेके 10 तक हो सकता है, ABCD हो सकता है, गुड बैड वर्स्ट हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि 0 दिया आई डोंट एग्री, दैट इज अ यूजेबिलिटी प्रॉब्लम एट ऑल। वो कह रहा है कि नहीं, ये वो एग्री नहीं कर रहा है, यानी ये ठीक है। फिर 1 पे उसने कहा कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ओनली नीड टू बी फिक्स्ड अनलेस एक्स्ट्रा टाइम इज अवेलेबल ऑन प्रोजेक्ट। अब ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ये ज़रा कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको अगर ठीक कर ले, या ये जो बटन स्क्वायरिश दे दिया इसको ज़रा रेक्टेंगल की शक्ल दे दे, सो अगर टाइम मिले तो ठीक कर ले। माइनर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम फिक्सिंग दिस शुड बी गिवन लो प्रायोरिटी। फिर 2 नंबर अगर दिए हैं तो एक माइनर सी प्रॉब्लम है लेकिन इसकी प्रायोरिटी लो है, करना है तो करें, बहुत नेसेसरी नहीं है। फिर 3 ये है कि मेजर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू फिक्स सो शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी। अब 3 पे अगर उसने रेट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और 4 अगर दे दिया, अब ये 0 to 4 का मतलब 5 वैल्यूज हमने दे दी, 5 में डिसाइड कर रहे हैं। 4 का मतलब है यूजेबिलिटी कैटास्ट्रफी, imperative to fix this before product can be released, ये निल्सन ने दिए थे। सो
तो अगर उसको हाईएस्ट उसने नंबर दे दिए तो इसका मतलब ये है कि यार ये अगर तुमने इस सिस्टम को बाहर भेज दिया तो मुसीबत हो जाएगी, कोई भी यूज़ नहीं करेगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस जब आप यूज़बिलिटी की ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक करना ही करना होता है। नेल्सन ने जो 10 ह्यूरिस्टिक बनाए थे वो क्या होता है, उनको देख लेते हैं। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, सिस्टम का स्टेटस विजिबल होना चाहिए। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड और सिस्टम के दरमियान मैच होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो सिस्टम बनाया हो उसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही ना हो। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, यूजर को कंट्रोल देने की जरूरत है, उसको फ्रीडम देने की जरूरत है कि वो किसी लेवल पे कुछ चीजें ठीक कर सके। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, आपका जो सिस्टम है वो एक फंक्शन को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, उसी तरह से बार बार परफॉर्म करता रहे और वो जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा हो वो किसी स्टैंडर्ड पे हो। एरर प्रिवेंशन होनी चाहिए, उसके अंदर एरर कम से कम होनी चाहिए, ना हो तो सबसे बेहतर है। रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, सिस्टम को रिकग्नाइज करके आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैंने यार ये वाला बटन दबाया था तो ये हुआ था। आपका सिस्टम खुद वो आपको रिकग्नाइज करा रहा हो कि अब ये वाला बटन दबाने की जरूरत है, सेव करने जा रहे हो, अब सेव करने की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, जो सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी एफिशिएंसी, यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि मिसयूज के। उसमें एफिशिएंसी भी ऑफ यूज होनी चाहिए कि यूजर के लिए आसानी हो, जो इन बटन को बार बार दबाना है वो थोड़े से मोटे बटन होने चाहिए, जैसे सेव का बटन है वो बड़ा हो और डिलीट का बटन थोड़ा सा छोटा हो, बल्कि ज्यादा छोटा हो ताकि पता हो कि ये गलती से ना हो जाए। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कहाँ लिखना है, कहाँ पे आंख देख रही है, कौन सी चीज दिल को अच्छी लग रही है, नजरों को अच्छी लग रही है, वो है। और डिजाइन में अगर आप इस वक्त मेरी प्रेजेंटेशन देखें तो इसमें डिजाइन बहुत कम है। ये नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड भी है, उसके अंदर स्लाइड के अंदर स्लाइड का बैकग्राउंड कोई ग्राफिक्स दी हुई है और फिर कलरफुल्स और चीख रहा है सारी चीजें। तो जितना सिंपल रहेगा डिजाइन और एस्थेटिकली रीडेबल रहेगा तो आपका डिजाइन ठीक है। हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम द एरर, यूजर को खुद सबसे पहले एरर को रिकॉग्नाइज करने में मदद देनी चाहिए सिस्टम ने, उसको वो डायग्नोज भी कर सके कि अच्छा यार ये एरर इस वजह से आ गई है, और फिर उसको रिकवरी का सलूशन भी पता होना चाहिए कि यार इसको अंडू करना है, बैक जाना है, एग्जिट करना है, किस तरीके से मैं इस एरर से छुटकारा हासिल कर सकता हूँ, ये उसको देने की जरूरत है। और फिर आपके सिस्टम की हेल्प बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा भी अगर कभी उस सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहे तो उसको भी पता हो कि क्या चीज़ क्या हो रही है। ये 10 ह्यूरिस्टिक्स निल्सन ने भी किसी भी सिस्टम के अंदर देखने की कोशिश की है कि सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस हमने बात कर ली। ऑलवेज कीप यूजर इन्फॉर्म अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू द अप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन द रीजनेबल टाइम। सो यूजर को ये बताना है कि क्या हो रहा है, उसको फीडबैक भी मिलना चाहिए और बड़े कम टाइम में मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम ऑपरेशन विल टेक सम टाइम, गिव एन इंडिकेशन ऑफ हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच इज कंप्लीट। सो जैसे हमारे फाइल सेविंग वगैरह हो रहा होता है, पहले ज़माने में जब हम सेव करते थे तो कुछ पता ही नहीं होता था, वो सेविंग में लगा हुआ है, अब आप रुके हुए हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। अब जब से वो बार आनी शुरू हो गई तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि अच्छा यार सेविंग कर रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, अब सिस्टम शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज विद वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट फेमिलियर टू द यूजर रादर देन सिस्टम ओरिएंटेड
टर्म्स। पहले जो सिस्टम बनते थे वो अपनी सिस्टम के लिहाज से बने हुए हैं, आप वो टर्म यूज कर रहे हैं या यूज नहीं कर रहे, वो उसकी क्योंकि लैंग्वेज नहीं बोल रहा या उसके कॉन्सेप्ट को नहीं लेके चल रहा, उसके फ्रेजेस को नहीं लेके चल रहा, तो वो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती थी। डेट और टाइम के लिहाज से ही सिर्फ ये बताऊं कि हम डेट और टाइम लिखते हैं डेट पहले, मंथ बाद में और ईयर आखिर में। अमेरिकन्स या वेस्टर्न वर्ल्ड लिखती है महीना पहले, फिर डेट और फिर ईयर, और जापानीज जो लिखते हैं वो ईयर पहले, महीना बाद में और डेट डे सबसे आखिर में। कंप्यूटर में सेव करने के लिए जापानीज सिस्टम सबसे आसान है, उसको प्लस माइनस करना, डेट निकालना या टाइम निकालना आसान हो जाता है, बट ये तीनों अलग अलग हैं। तो हमें अगर वो ईयर पहले, मंथ बाद में और डे आखिर में कर देंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। फॉलो रियल वर्ल्ड कन्वेंशंस मेकिंग इंफॉर्मेशन अपीयर इन नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर। और फिर आपको जिस तरह रियल वर्ल्ड में चीज़ें उसी तरीके से रखने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो भी आपने सिस्टम बनाया है वो नेचुरल हो और उसी लॉजिकल ऑर्डर में हो जिस तरह नेचर ने दिया हुआ है। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम of users often choose system functions by mistake and need a clearly marked emergency exit to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and redo, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको undo और redo और या emergency exit ज़रूर देने की ज़रूरत है कि अगर उससे कोई चीज़ गलती से हो गई है तो वो फौरन सिस्टम से किसी तरीके से निकल आए। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में क्या है, यूजर शुड नॉट हैव टू वंडर वेदर वर्ड, सिचुएशन और एक्शन मीन द सेम थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उनको ये नहीं होना चाहिए कि अब सेव का मतलब सेव ही है, कोई और मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज को हमें कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। फॉलो प्लेटफॉर्म कन्वेंशंस एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। सो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में जो कन्वेंशंस हैं उन्हीं को यूज करें ताकि वो अलग अलग ना हो। सिस्टम में सेव करने का कुछ और तरीका है और आपके यहाँ सेव करने का कुछ और तरीका है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। और जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने की सख्त जरूरत है। एरर प्रिवेंशन जो है, मेक इट डिफिकल्ट टू मेक एरर। आपका सिस्टम इतना ऐसा होना चाहिए कि एरर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। इवन बेटर देन गुड एरर मैसेजेस is a careful design that prevents a problem from occurring in the first place. So बहुत अच्छे एरर मैसेजेस से ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपका डिज़ाइन में ऐसी खूबी हो कि उसमें एरर करना ही सबसे मुश्किल हो जाए। रिकग्निशन रादर देन रिकॉल का मतलब ये जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेक ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड ऑप्शंस विजिबल। The user should not have to remember information from one part of the dialogue to another. उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एक्शंस, आपके ऑप्शंस, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल होने चाहिए, वो खुद बता रहे हों। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ द सिस्टम शुड बी विजिबल और इजीली रिट्रीवेबल व्हेन एवर अप्रोप्रिएट। सो जो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो या तो अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि जब हम एरो करते हैं तो एक बबल सा आ जाता है बहुत सारी चीज़ों में, वहाँ पे आपको पता हो रहा होता है, या आपने हेल्प बटन दिया हुआ है जिस पे जाके फॉरन क्वेश्चन मार्क यूजुअली दिया हुआ होता है, आप उस क्वेश्चन मार्क को दबाएं तो बटन को दबाएं तो आपको हेल्प आना शुरू हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज अलाउ यूजर टू टेलर फ्रीक्वेंट एक्शंस। अब अगर उसको एक काम वो बड़ा रेगुलरली कर रहा है तो उसके स्टेप्स को उसको टेलर करने की आदत हो कि भाई वो ये दबाएगा, ये दबाएगा, ये दबाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जब हम गूगल पे कोई सर्च लगा रहे होते हैं तो जो सर्च हमारी यूजुअल होती है पहला लेटर ही टाइप करते हैं तो धड़ाधड़ वो सर्च आना शुरू हो जाती हैं। सो ये फ्रीक्वेंट एक्शंस क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली उसको सर्च कर रहे हैं तो वो पहले आ जाएगा। Accelerator unseen by the novice user may often speed up the interaction for the expert user to such an extent that the system can cater to both inexperienced and experienced user. So वो जो बात कर रहे थे गूगल वाली, वो एक तरह से एक्सेलरेटर हो जाता है। जो एक्सपर्ट यूजर के लिए तो बहुत अच्छा, उसको आ गई उसको सारी, उसमें से वो फौरन उसी पे जाएगा और क्लिक कर देगा जो उसको करनी है अगर वही पुरानी वाली कर रहा है। लेकिन एक इनएक्सपीरियंस यूजर भी थोड़े अरसे में बड़ी जल्दी उसको यूज करने के काबिल हो जाता है।
एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन का क्या मतलब है? डायलॉग शुड नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज इररिलेवेंट और रियली नीडेड। डायलॉग्स जब आप बनाएं तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो जो कि इररिलेवेंट हो, या वो शायद कभी उस ऑप्शन को क्लिक करे, अब आप वो उस ऑप्शन का भी बताए जा रहे हैं, अगर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, not required. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility. So जो भी extra unit of information in dialogues जो होती है वो relevant unit के साथ जो है compete कर रही होती है, और जो हमारा रिलेटिव मटेरियल है उसकी विजिबिलिटी पर फर्क डाल रही होती है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। अब एरर मैसेज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्लेन लैंग्वेज, कोड्स नहीं आने चाहिए। प्रिसाइसली इंडिकेट द प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्टिवली सजेस्ट अ सोल्यूशन। अब विंडोज़ में बहुत सारी ऐसी एरर आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में जिसमें एरर नंबर आ जाता है। अब वो एरर नंबर कट पेस्ट करें, फिर गूगल पे सर्च लगाएं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये एरर कैसे आया है। सो एट टाइम्स ये कम्बरसम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एरर जो है वो प्लेन वर्ड में हो कि भाई ये गड़बड़ हो गई, ये ख़त्म, बात ख़त्म है। जैसे कि जब हम फाइल सेव कर रहे होते हैं फ्लैश ड्राइव वगैरह में, यूएसबी में, तो जब वो भर जाती है तो मैसेज आ जाता है कि इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस, बात ख़त्म है, आपको समझ आ गई कि नहीं है डिस्क में जगह। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है, फ्यू सिस्टम कैन बी यूज विद नो इंस्ट्रक्शन, सो इट मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। हम इस पर बात कर चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन में। बहुत कम ऐसे सिस्टम है जिनमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एनी सच इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू सर्च, फोकस्ड ऑन द यूजर टास्क, लिस्ट कंसंट्रेट स्टेप्स टू बी कैरिड आउट एंड नॉट बी टू लार्ज। सो हमारे पास जो भी हेल्प चाहिए वो सर्च करना आसान हो, यूजर टास्क के ऊपर हेल्प डिवाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो उस टास्क को करने के लिए जो स्टेप्स हों वो बड़े कंक्रीट शक्ल में 1 2 3 4 करके किए हों कि भाई ये पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ना हो, इतना ज़्यादा ना हो कि उसको याद ही ना रहे कि क्या करना है। Once each evaluator has completed their separate assessment, all of the problems are collected and the mean severity ratings calculated. तो फिर जब सारे इवेल्यूएटर इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उनकी सारी जमा करके उन सीवियरिटी की रेटिंग्स में से मीन निकाल लिया जाता है, तमाम उनको जमा करके। द डिज़ाइन टीम विल देन डिटरमिन द वंस दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विल रिसीव अटेंशन फर्स्ट। फिर डिज़ाइन टीम ये देखती है कि किसको 3 या 5 में से किसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं, उन तीनों पांचों के जो इवेल्यूएटर थे उनमें से हर टास्क पे, और फिर उन टास्क को वो प्रायोरिटाइज करके और उनको जो है वो काम ठीक करना शुरू कर देते हैं। जो थर्ड इवेल्यूएशन का मॉडल है उसको हम मॉडल बेस्ड इवेल्यूएशन भी कहते हैं या एक्सपर्ट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम ये क्या करते हैं कि हम मॉडल्स को यूज करते हैं। कैसे? सर्टेन कॉग्निटिव एंड डिजाइन मॉडल्स प्रोवाइड अ मींस ऑफ कंबाइनिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन इनटू द सेम फ्रेमवर्क। अब क्या करते हैं कि कॉग्निटिव और डिजाइन मॉडल्स की जो हमारे पास वो हैं स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा एक अपना अच्छे एक ही सिस्टम के ऊपर जो कॉग्निटिव वालों ने दिया है और जो डिज़ाइन वालों ने दिया है उनको हम अगर कंबाइन करके करें तो हमारा मॉडल बेस्ड एक फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसके तहत हम चीज़ों को ठीक कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल गोल ऑपरेटर मेथड एंड सिलेक्शन जो मॉडल है गोअम्स के नाम से, वो प्रेडिक्ट करता है यूजर परफॉर्मेंस विद अ पर्टिकुलर इंटरफेस एंड कैन बी यूज्ड टू फिल्टर पर्टिकुलर डिजाइन ऑप्शन। अब वो क्या करता है कि यूजर परफॉर्मेंस को, किसी भी इंटरफेस की जो यूजर परफॉर्मेंस है प्रेडिक्ट कर देता है और उसकी बेस पे जो है वो डिज़ाइन ऑप्शंस को फिल्टर करके बता देता है कि यार ये डिज़ाइन ऑप्शंस जो है ना इस यूज़र के इंटरफेस के एक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं तो इनको इस्तेमाल कर लिया जाए। सिमिलरली अ लोअर लेवल मॉडलिंग टेक्निक सच एज द की स्ट्रोक लेवल मॉडल प्रोवाइड प्रेडिक्शन ऑफ द टाइम यूजर विल टेक टू परफॉर्म लो लेवल फिजिकल टास्क। अब की स्ट्रोक लेवल
का भी एक मॉडल है कि की स्ट्रोक कितनी देर के लिए कितनी देर में करेगा। तो उससे जो है वो फिजिकल टास्क है, अब ये इसको मूव करना है। जैसे अगर हम इसको पॉइंटर को कहें कि अब मुझे एक तो ये है कि भाई मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। एक ये है कि मैं ख़ास तौर पर इस एरो पे आऊँगा नीचे और इसको हाईलाइट करूँगा और इसको जब तक क्लिक नहीं करूँगा तो ये आगे नहीं जाएगा। सो ऑब्वियसली ये टास्क टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस लेवल पे भी टेस्टिंग की जा सकती है। Design methodologies such as design rationale also have a role to play in evaluation at the design stage। तो हम जो पहले पढ़ के आए थे डिज़ाइन रैशनल, उसका भी जो है मेथोडोलॉजी में ज़ाहिर बात है एक रोल होता है और वो इवैल्यूएशन में काम आता है कि हम ये देखते हैं कि डिज़ाइन रैशनल क्या सेट किया था और क्या उसको हमने अवेलेबल किया है या नहीं किया। सो डिज़ाइन रैशनल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क इन विच डिज़ाइन ऑप्शन कैन बी इवैल्यूएटेड। उस फ्रेमवर्क के मुताबिक फिर आप डिज़ाइन को इवैल्यूएट करते हैं। By examining the criteria that are associated with each option in the design and the evidence that is provided to support these criteria, informed judgments can be made in the design। So हम criteria देख सकते हैं कि हर डिज़ाइन के वक्त हमने क्या criteria सेट किए थे और फिर हमने ये देखना है कि हमें क्या एविडेंस दी जा रही हैं कि वो जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था वो इस डिज़ाइन में कैटर कर लिया गया है कि नहीं किया गया। फिर हम उसके मुताबिक अपनी जजमेंट दे सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ इसमें तो कर ली थी लेकिन ये इसमें अब भी मिसिंग है। Dialogue models can also be used to evaluate dialogue sequence for problems such as unreachable states, circular dialogues and complexity। अब डायलॉग मॉडल जो है वो ये चेक करेगा कि डायलॉग सीक्वेंस कैसे हैं। कोई ऐसे डायलॉग तो नहीं है जो अनरीचेबल स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे अभी पहुँचेंगे भी नहीं, पहुँच ही नहीं सकेंगे, उनके बारे में बात तो नहीं कर रहे। सर्कुलर डायलॉग्स का मतलब यह है कि वो डायलॉग्स बार बार आए जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं और डायलॉग्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ समझ भी आ रहा है प्लेन लैंग्वेज में है या नहीं है। तो ये डायलॉग मॉडल ने इसको इवेल्युएट करना है। मॉडल्स सच एज स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क्स आर यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग डायलॉग डिज़ाइन प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने जैसे स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क की बात की थी, वो जो है डायलॉग डिज़ाइन को इवेल्युएट कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही। हम ये देख लें कि किस स्टेट में है, उस स्टेट के डायलॉग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, उस स्टेट में क्या क्या डायलॉग होने चाहिए। सो ये स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क के जरिए चेक किए जा सकते हैं। अब जो चौथी और फाइनल अप्रोच है इवैल्यूएशन की, वो है यूजिंग प्रीवियस स्टडीज इन इवैल्यूएशन। ये बहुत काम की चीज़ है कि हम बजाय इसके कि रीइन्वेंट द व्हील करें, हम अगर पुरानी जो स्टडीज़ हैं उनको भी देख लें तो हमारे बड़े काम आ जाएगा। सो अ फाइनल अप्रोच टू एक्सपर्ट इवैल्यूएशन एक्सप्लॉइट्स दिस इनहेरिटेंस यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट्स एज एविडेंस टू सपोर्ट और रिफ्यूट एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। सो जो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस में, उनके इनहेरिटेड, उनके दिमाग में वो पुराने केसेस होते हैं, वो उसकी बेस पे जो उनको सपोर्ट मिली एविडेंस दिए हुए होते हैं उस पे वो बता सकते हैं कि यार ये जो डिज़ाइन है ये फ़लाँ जगह भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, ये बड़ा अच्छा है, इसको करें। अगर वो उनको लगता है कि यार वो डिज़ाइन फेलियर था तो वो कहेंगे कि यार ये वहाँ पे फ्लॉप हो चुका है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी फ्लॉप्ड एज वेल। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जिसकी बेस पे आप ये कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम कॉमन उसमें समझने की कोशिश करें, देखें जो वकील होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर उनका केस उनको वो अपने किसी और अगर उन्होंने खुद किया हुआ है या खुद नहीं भी किया हुआ, वो किसी और मुल्क, किसी और कंट्री, किसी और जगह या उसी कंट्री उसी जगह में अगर वो केस रिजॉल्व हुआ था तो वो अपने प्रीवियस केस का एग्जांपल देते हैं और वो कहते हैं कि देखें फलां बंदे पे भी ये वाला लागू किया गया था और ये वो नहीं चला था,
तो इसलिए ये यहाँ पे भी नहीं चलना चाहिए। और कभी कहते हैं कि वहाँ चला था तो इसलिए यहाँ पे भी चलना चाहिए। इस तरीके से वो अपनी प्रीवियस इनहेरिटेंस या तो उनके पास है या उन्होंने पढ़ ली है, उसको यूज़ करके, प्रीवियस स्टडीज़ को यूज़ करके वो अपना काम करते हैं। सेम गोज़ विद द इवेल्युएशन इन द प्रोग्राम्स के हम अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से ये बता सकते हैं कि भाई ये देखें ये चीज़ नहीं चली थी तो यहाँ भी ना चलाएं, या ये चीज़ वहाँ पे बड़ी कामयाब थी, लेट्स डू इट। It is expensive to repeat experiments continually, and an expert review of relevant literature can avoid the need to do so. अगर हम एक्सपेरिमेंट करके सीखने की कोशिश करेंगे, बना के चेक करेंगे, तो वो बड़ा कॉस्टली हो जाता है, एट टाइम्स वो फिजिबल भी नहीं होता। तो एक्सपर्ट के रिव्यू को, जो कि उसको वो अपना लिटरेचर का उसमें रेफरेंस भी देता है कि भाई ये इस लिटरेचर के तहत ये हम कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन से बचा लेगा और बहुत सारी कॉस्ट उसमें बच जाएगी। It should be noted that experimental results cannot be expected to hold arbitrarily across contexts. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है कि जब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ जाते हैं तो आप उनको ऐसे ही नहीं संभाल सकते कि भाई ये उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये रिजल्ट बेशक खराब आया हो, यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल सही आ जाएगा। दिस डजंट वर्क। ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर वो वहाँ ठीक चल रहा है तो पॉसिबली यहाँ पे भी चलेगा। आप इस पे खामखा की जो है वो इख्तरा ना करें कि ये यहाँ नहीं चलेगा। इस तरीके की उसको, हाँ उसमें ऑब्वियसली एज इट इज शायद ना चले, इसमें जो मॉडिफिकेशन, डिजाइन मॉडिफिकेशन है थोड़ी बहुत, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो कल्चर पे जो हमने पहले बातें की हैं उसमें इसको रिफाइन करने की जरूरत है, बट रिफ्यूट नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं, ये तो चलेगा ही नहीं, खत्म करें। द रिव्यूअर मस्ट देयरफॉर सेलेक्ट एविडेंस केयरफुली, नोटिंग द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूजन, the population of participant used, the analysis performed and the assumption made. सारी चीज़ें जो रिव्यूअर को उसको देखनी है कि कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात हो रही है, कौन से पॉपुलेशन ऑफ यूज़र हैं और कौन से एनालिसिस उसमें परफॉर्म हुए हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके वो अपनी असम्पशंस देगा विद द एविडेंस, तो फिर वो जो है उसकी रेलिवेंट हो जाएगी, और फिर जो है वो जो रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से पहले जो कुछ वो बोलेगा उसमें वजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, एन एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द यूजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ हेल्प सिस्टम यूजिंग नोवाइस, participants may not provide accurate evaluation of a help system designed for expert user. अब कोई अगर एक्सपर्ट सिस्टम हमने हेल्प यूनिट बनाया है फॉर एक्सपर्ट यूजर्स ओनली, उस पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करके बिगनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और वो बोलें कि देखो ये हेल्प नहीं चल रही, तो इट डजंट क्वालिफाइज। द रिव्यूअर should therefore take account of both the similarities and the difference between the experimental context and the design under consideration. अब experimental context जो है वो कह रहा है कि expert users के लिए है, और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, और ये जो डिज़ाइन बना है ये भी expert users के लिए है। इसमें जो तमाम कंसिडरेशन की गई हैं डिज़ाइन में वो भी एक्सपर्ट्स को जहन में रख के की गई हैं। उस पे अगर आप सिर्फ बिगनर्स को डाल के कहेंगे कि देखें ये नहीं चल रहा, सो ये ठीक नहीं होता। इसलिए उसको सिमिलैरिटीज भी देखनी है कि नहीं ये एक्सपर्ट्स के लिए किया गया है, तो अगर वो एक्सपर्ट नहीं तो उससे उनसे मिलते जुलते एक्सपर्ट्स तो लाएं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। और बिगनर्स और जो एक्सपर्ट्स में डिफरेंस है उसको जहन में रखें कि नहीं ये जो इस एरिया में नोवाइस है, पहली दफ़ा कदम रख रहा है, वो उनके साथ compete शायद ना कर सके। सो ये जो है ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में होनी चाहिए किसी भी रिव्यूअर के। सो रिजल्ट फ्रॉम लिटरेचर यूज टू सपोर्ट और रिफ्यूट पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन। सो रिजल्ट जो आएंगे लिटरेचर से, जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी कहीं पे अगर वो नोटेड है तो वो नोटेड वो उसको डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये देखो ये चीज़ थी।
उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है आपके जो एवेल्यूएशन है, जिसकी वजह से आप डिज़ाइन को या एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। केयर नीडेड टू इंश्योर रिजल्ट्स आर ट्रांसफरेबल टू न्यू डिज़ाइन। अब जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी नए डिज़ाइन पे ट्रांसफ़र हो सकें, ये ना हो कि वो उस डिज़ाइन को पर बेस ही ना कर रहे हों। मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। रिव्यू में भी हर मॉडल को अलग अलग लेके चलना है, डायलॉग को अलग लेके चलना है, यूज़ को अलग लेके चलना है, हेल्प को अलग लेके चलना है, ताकि आपका सिस्टम अलग रहे। कॉग्निटिव मॉडल्स यूज टू फिल्टर डिज़ाइन ऑप्शंस। कॉग्निटिव मॉडल्स जो हैं वो डिज़ाइन ऑप्शंस पे ही उसको फिल्टर कर देना चाहिए, ताकि पता हो जाए कि ये कॉग्निशन के लिहाज से ठीक है या नहीं है। गॉम्स प्रेडिक्शन ऑफ यूज़र परफॉर्मेंस, फिर जिस तरह गॉम्स ने प्रेडिक्शन ऑफ यूज़र परफॉर्मेंस दी है उसको लेके चल सकते हैं। डिज़ाइन रैशनल कैन ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन, और डिज़ाइन के जो रैशनल्स होते हैं वो भी बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर इवैल्यूएशन। सो एट द एंड अगर हम समराइज करें आज के लेक्चर को, सो वी हैव कवर्ड टुडे several aspects of evaluation, including definition of evaluation, concepts, needs, goals of evaluation. हमने सबसे पहले बताया कि evaluation है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों इवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों को चेक करवाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा हो जाए। नीड इसलिए है कि ये हमें एक्सपेरिमेंट करके और चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पहले से हर लेवल पे हम इवैल्यूएट जिस तरीके से कर सकते हैं उसको इवैल्यूएट कर लें ताकि ठीक हो जाए। गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि हमारा सिस्टम जब जाए तो वो कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो और इफ़ेक्टिव हो, वो यूज़र उसको यूज़ करे। फिर हमने इवैल्यूएशन डिज़ाइंस में कॉग्निटिव वॉक थ्रू बताया था कि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिनका एरिया होता है वो वॉक थ्रू करते हैं पूरे सिस्टम के डिज़ाइन में, कि ये जो डिज़ाइन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉग्निशन से हटकर कोई बात हो रही है और चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन थी कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने ह्यूरिस्टिक्स बना लिए कि मैंने ये चेक करना है। फिर उन चेक करने की आपने जो है रेटिंग बना ली, 0 से 1 स्केल्स बना लिए, 0 से 10 तक, या जो भी आप ABCD जो भी स्केल बनाना चाहते हैं, और आपने उस स्केल पे हर ह्यूरिस्टिक को चेक किया कि भाई ये ठीक है, ठीक है, ठीक है कि ठीक है नहीं है। और ये एक नहीं, कई एक्सपर्ट, 3 से 5 एक्सपर्ट नीलसन ने कहा थे, तो वो उनको आपने लेके चले और उनके फिर मीन निकाल के जो भी आपने प्रायोरिटाइज की कि जो एस्पेक्ट को फ़ौरन ठीक करना है वो तो ठीक करें, कुछ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं और कुछ को आप लो प्रायोरिटी दें, टाइम बच जाए तो ठीक करें वरना ना ठीक करें। मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन में हमने ये बताया कि डायलॉग्स को अलग देखना है, यूज़र इंटरफेस को अलग देखना है, हर टास्क की हर मॉडल को अलग अलग लेवल पे देखना है, डिज़ाइन को डिज़ाइन में देखना है, एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूशन में देखना है, सो दैट वो आपकी इवैल्यूएशन जो है वो मॉड्यूलर हो जाए और हर मॉडल को अपने पर्सपेक्टिव में देखे। फिर हमने रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन की बात की कि हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने ये रिव्यूज़ वो करते जा रहे होते हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनके पास जो इनहेरिटेड नॉलेज है, उससे भी फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सिस्टम को पहले से अगर रिव्यू बेस्ड पे लेके चले जाएं तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ जी इस फेज़ में ये प्रॉब्लम आई थी, उस फेज़ में ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो आप वो ट्रांसफ़र कर दें अपने डिज़ाइन के ऊपर। आपके डिज़ाइन पे अगर वो ट्रांसफरेबल हो रही है तो आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें जो प्रॉब्लम एक्सपर्ट्स ने बताई है कि किसी वजह से आई थी। और वहाँ पे भी हमें मॉड्यूल को देखने की ज़रूरत है, हर मॉड्यूल का अलग अलग रिव्यू होने की ज़रूरत है कि वो, ताकि उस पर्सपेक्टिव में रिव्यू हो। डिज़ाइन का डिज़ाइन के लिहाज से हो, डिज़ाइन का अगर उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन पे होगा तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। सो ये आज का खुलासा है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।